वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थी मित्रों, once again most welcome to my YouTube channel Math and Science with Chandu sir. Today's topic is gravitation related to standard 9th of subject science, chapter number 10. As you know that it is observed that an object dropped from a height falls towards the earth. आप जैसा कि जानते हो कि किसी भी हाइट से अगर जैसे ये चौक ही है, चौक को अगर मैं यहाँ से छोड़ूं तो ऑब्वियसली ये कहाँ जाके गिरेगा, अर्थ पे जाके गिरेगा। कि इसलिए कहा गया कि इट इज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। इट इज कंसिडर्ड बाय आइजैक न्यूटन फर्स्ट टाइम। सबसे पहले इसके बारे में किसने पता लगाया? आइजैक न्यूटन साहब ने इसके बारे में बताया। उन्होंने इतना ही नहीं बताया, ये बताया each and not only the earth, each and every object of the universe attract each other, यानी यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दिस अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो डेफिनेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन एज लाइक दिस। It is defined as the force of attraction between any two bodies in the universe. The earth attracts all objects lying on or near its surface towards its center. The force with which the earth pulls the object towards its center is called the gravitational force of the earth or gravity of the earth. It is defined as the force of attraction between any two bodies in the universe. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी इसके लिए कॉन्टैक्ट में होना, ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट में होना कोई ज़रूरी नहीं है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स है, यानी ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू द आइजैक न्यूटन। सो दिस अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन। सिंस अर्थ अट्रैक्ट्स all the objects near its surface towards its center, so this attraction force of the earth is known as gravitational force of the earth or gravity of the earth. अर्थ के नज़दीक जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स को अर्थ क्या करता है? अपने सेंटर की तरफ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? आइजैक न्यूटन साहब ने। यह भी एक कोइंसिडेंटली था, यानी ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं था उनका, लेकिन कहते हैं ना क्यूरियोसिटी, साइंस सीखने के लिए क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो उनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी। एक बार ऐसे ही बगीचे में टहल रहे थे, सेब का बगीचा था, एप्पल का गार्डन था, वहाँ पे जो सो एप्पल नीचे गिरा। अब उनमें क्यूरियोसिटी हुई, ये जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों गिरा? लेफ्ट साइड क्यों नहीं गया, राइट साइड क्यों नहीं गया, या फिर अप डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, डायरेक्टली या डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ की तरफ ही क्यों आया? इस बात को सोचते 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 वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस अट्रैक्शन फोर्स को ही उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स कहा। इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इट वाज गिवन बाय द आइजैक न्यूटन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय आइजैक न्यूटन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Two sentences have been combined in this. First one, the force is directly proportional to the product of their masses, and second one, inversely proportional
to the square of distance between them. अब यहाँ पे एक वर्ड आता है प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कोई भी दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, या एक के डिक्रीज होने से दूसरा भी अगर आपका डिक्रीज हो, तो आप कहोगे कि बोथ क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, अगर आप टाइम को कांस्टेंट रखिए और वेलोसिटी को इंक्रीज कीजिए तो ऑब्वियसली डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर पाएंगे। अगर आप वेलोसिटी डिक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा। टाइम को अगर कांस्टेंट रखेंगे तो अगर मान लो आपने, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी एंड डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्या अगर हमने वेलोसिटी फिक्स रखी, डिस्टेंस एंड टाइम का रिलेशन ढूंढो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी टाइम अगर आपका इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, टाइम डिक्रीज होगा तो डिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो ये भी कह सकते हो कि व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट डिस्टेंस एंड टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन अगर आप देखते हो, तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है कि अगर आपने वेलोसिटी को इंक्रीज किया तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आपने वेलोसिटी को डिक्रीज किया तो टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स वेलोसिटी एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। अगर दो क्वांटिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं, एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है ना, तो इस कंडीशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अकॉर्डिंग टू this law, it means universal law of gravitation which was given by the Isaac Newton, the attractive force, अभी अभी आपको मैंने बताया कि यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स having mass m1 and m2 and the distance between their center is d. Suppose there is two objects, first one which mass is m1 and second object which mass is m2 and the distance between them is d, and attractive force is F. Attractive force is F. So according to the Isaac Newton, according to the law of gravitation, we can write F is directly proportional to the product of their masses. It means m1 into m2, directly proportional to the product of their masses. This is equation first. In second, this force is inversely proportional of the square of their distance. Distance is d, that's why d square. Second one, since both the equation gives the value of f, combinedly we can write f varies to m1 m2 upon d square. This is equation third. In physics, removing the sign of proportionality, we use proportionality constant. Here the proportionality constant is used in g. So F equal to g m1 m2 upon d square, where g is the gravitational constant. G is the gravitational constant. You also can write g equal to f d square m1 m2. From this equation you can find out the SI unit of g. Which is equal to Newton for the force, d square it means meter square, m1 m2 it means per kg square. For the m1 kg, m2 also kg, this is the SI unit of the g.
The value of z is firstly found by the Henry Cavendish. A scientist, Henry Cavendish, calculated the value of z, which is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मास के प्रोडक्ट के। तो हमने कंसीडर किया कि कंसीडर देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज d। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कैन राइट f varies to m1 m2, it means product of their masses, and f is inversely proportional, it means 1 upon d square, where d is the distance between the object. Combinedly we can write f varies to m1 m2 upon d square. So removing this sign we use a gravitational constant, a proportionality constant, which is known as z, gravitational constant. So f equal to z m1 m2 upon d square. This equation, it means equation number 4, f equal to z m1 m2 upon d square, gives the value of gravitational force between any two objects. ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।